चलिए स्टार्ट करते हैं कैपिटल बजटिंग का वन शॉट पार्ट 2। आज ये फाइनल है, खत्म हो जाएगा कैपिटल बजटिंग 2 क्लास में। कैपिटल बजटिंग में लास्ट क्लास में हम लोग क्या क्या सीख चुके हैं आपको बता देते हैं। ARR, पे बैक पीरियड, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, NPV, IRR आज सीखेंगे। ओके, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, ये 5 टूल्स हम लोग सीख चुके हैं। कैपिटल बजटिंग में आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 2 चैप्टर मिलाकर एक चैप्टर है कैपिटल बजटिंग का, कैपिटल बजटिंग चैप्टर 1 एंड कैपिटल बजटिंग चैप्टर 2। तो ये दोनों को मैंने कंबाइन करके आपको कराया है। पहले मैंने कराया ARR, फिर आपको कराया नेट प्रेजेंट वैल्यू, NPV, पे बैक पीरियड, सॉरी, विद डिस्काउंटिंग फैक्टर के। इसके बाद ये 3 फैक्टर जो हैं ये डिस्काउंटिंग फैक्टर पे डिपेंड करते हैं। डिस्काउंटिंग फैक्टर का मतलब आपको बता दिया है, जो 1 रुपया का 8 साल बाद, 10 साल बाद, 5 साल बाद जो वैल्यू होने वाला है उसी को हम लोग डिस्काउंटिंग फैक्टर कहते हैं। तो 1 रुपया का जो डिस्काउंटिंग फैक्टर है आफ्टर 2 इयर्स, 3 इयर्स, 5 इयर्स, तो वो डिस्काउंटिंग फैक्टर को ही हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। ये वाला सब चीजें जो है वो डिस्काउंटिंग फैक्टर पे डिपेंड है। उसी तरह से एक चीज और है जो डिस्काउंटिंग फैक्टर पे डिपेंड है, दैट इज योर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इस टॉपिक में हम आपको इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के बाद कुछ सम्स का रिवीजन कराएंगे आज के क्लास में। जो बाकी सम्स के वो सब कुछ मिलाकर जो बड़े बड़े सम्स आपके एग्जाम में आए हुए हैं वो सब करवाएंगे, जो 10 मार्क्स के आएंगे। तो यहां पर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न करवाना है। ये भी रिलेटेड आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू से ही होता है, प्रेजेंट वैल्यू से ही होता है। जो हम लोग नेट डिस्काउंटिंग फैक्टर के हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू जो कैलकुलेट किए थे कल, उसी के हिसाब से ये होता है। तो आपके सुविधा के लिए फिर से एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, मैं थोड़ा इसको तब तक पढ़ता हूं, फिर आपको इसके सॉल्यूशन में ले जाता हूं। Reliance Industries had investment budget of ₹10 lakhs for the current years, and it has shortlisted of 2 project X and Y. स्क्रीन पे ये क्वेश्चन आ रहा होगा, आप वहां पे देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप समझदार हो तो। एंड फर्दर पर्टिकुलर्स रिगार्डिंग देम आर गिवन एज फॉलोज। इन्वेस्टमेंट रिक्वायर है 10 लाख एंड 9 लाख का। एवरेज एस्टिमेटेड कैश फ्लोज बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स दिया हुआ है, तो याद रखिए बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स दिया हुआ है, तो हम लोग को पहुंचना कहां है, कैश फ्लोज तक। कहां तक पहुंचना है, कैश फ्लोज तक। और सैल्वेज वैल्यू ऑफ द बोथ द प्रोजेक्ट इज गिवन, एस्टिमेटेड लाइफ 10 इयर्स दिया हुआ है, सैल्वेज वैल्यू नील है, और 10 साल है इसका पूरा एस्टिमेटेड लाइफ, जो कि आपके डेप्रिसिएशन निकालने के काम आएगा। Company follows straight line method of charging depreciation and tax rate of 35%, assuming cost of capital is 12%, मतलब आपका जो PV फैक्टर लिया जाएगा वो 12% पे लिया जाएगा। And find out the NPV of both the project and IRR of the both the project X and Y। IRR आपको यहाँ पे निकालना है, और आपके सुविधा के लिए क्वेश्चन में भी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आफ्टर 10 इयर्स 12% के रेट पर दे दिया गया है। 10 साल का क्या है, 11 साल का क्या है, 12 साल का क्या है, 13 साल का क्या है, 14 साल का क्या है, 15 साल का क्या है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि इतना सारा डिस्काउंटिंग फैक्टर क्यों दिया है, हमको तो जरूरत है 12% का है, क्योंकि डिस्काउंटिंग फैक्टर आपको 12% पे ही निकालना है। लेकिन यहां पर वजह यह है कि आपका जो IRR जो निकालते हैं ना, उसके लिए हम लोग को कुछ एक्सेस रेट की जरूरत पड़ेंगे, इसके ऊपर वाले रेट का, जिसमें हमारा NPV नील आ जाता है। उन दोनों के बीच में जहां पर पॉजिटिव आता है और नील आता है, उन दोनों के बीच में जो परसेंटेज आता है वही आपका IRR का होता है। खैर ये हम लोग जब सॉल्यूशन करेंगे तब बात करेंगे। फिलहाल अभी तो आपको ये दोनों प्रोजेक्ट का कैश इनफ्लोज निकाल लेना है। दोनों प्रोजेक्ट का क्या निकाल लेना है, कैश इनफ्लोज। तो हम लोग सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेशन ऑफ कैश इनफ्लोज ऑफ बोथ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट एक्स और क्या है, वाई।
ये पर्टिकुलर्स, सॉरी आप अपने को शिफ्ट कर लीजिए थोड़ा इधर उधर, थोड़ा सा इधर उधर शिफ्ट कर लीजिए, दिखाई देगा। फोन अभी जरूरत है, कुछ ऑनलाइन वाले भी बरसाती मेढक होते हैं, बरसात भी आ गया है और कल अनाउंस भी हो गया एग्जाम का कि 18 को एग्जाम है, तो उनको भी पास होने दीजिए। आप थोड़ा शिफ्ट हो जाइए इधर उधर कहीं से भी क्लास में, उस कोने में चले जाइए, उस कोना में दिखाई देगा। तो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट एक्स एंड प्रोजेक्ट वाई, यहां पर आपको देखना है क्या क्या निकालना है, बोलिए मैं बताइए क्या निकालना, कैश इनफ्लोज। क्वेश्चन में पीबीडीटी दिया हुआ है ना, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, यही ना। इंटरेस्ट का यहां पे कोई काम नहीं है। प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स आपका दिया हुआ है 2,40,000 और बताइए 2,05,000। तो सबसे पहले इसमें से हम लोग लेस कर देंगे, डी को हटा देना है, डेप्रिसिएशन को। पहला मशीन का एस्टिमेटेड इनफ्लो कितना है, 10 लाख है, और दूसरे मशीन का 9 लाख है। एस्टिमेटेड लाइफ दिया हुआ है 10, तो इसमें से जो इन्वेस्टमेंट है ना डिवाइडेड बाई एस्टिमेटेड लाइफ कर दीजिए, एस्टिमेटेड लाइफ, तो ये आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा। पहले वाले का 10 लाख है डिवाइडेड बाई 10, तो कितना आ गया, 10 लाख है डिवाइडेड बाई 10, 10 लाख है कि 1 लाख है, हाँ तो 1 लाख हो जाएगा ना डिवाइडेड बाई एस्टिमेटेड लाइफ, और दूसरे वाले मशीन का 90,000 हो जाएगा, सही है। अब आपके पास आया कितना, 1,40,000 और फिर कितना आया, ये कहलाएगा पी 1,15,000, इसको क्या कहेंगे, पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब पूरा ही लिखिएगा ना यहां पर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, सही है। इसमें से आपको लेस कर रहे हैं टैक्स, द टैक्स रेट इज गिवन 49,000 और 40,250, लेस करने पर कितना आया, और 70, यही है क्या, हाँ, ये 74 कितना आया था, 750, इसमें हम ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन। ओके, डेप्रिसिएशन ऐड कर देते हैं, डेप्रिसिएशन जो हम लोग निकाले थे 1 लाख, और ये कितना आया 90,000, तो ये आ गया उसका कैश फ्लोस 1,91,000 और 1,91,000 और 1,6750, ये कहलाएगा कैश इनफ्लोस। जब तक आप डेप्रिसिएशन ऐड नहीं करोगे आपको कैश इनफ्लोज नहीं मिलेगा, इसलिए पैट में डेप्रिसिएशन ऐड करता है। याद करिए जब हम लोग एफआर कर रहे थे तो डेप्रिसिएशन ऐड कर रहे थे, तब जाकर हमको एडजस्टेड प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस मिलता था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको तभी मिलता है जब आप डेप्रिसिएशन ऐड करते हो। तो जब आपको कैश इनफ्लोज चाहिए तो आपको डेप्रिसिएशन ऐड करना होगा, इसीलिए बोलते हैं रेगुलर आया करो। तो कैश इनफ्लोज, खैर कोई बात नहीं, वीडियो अपलोड है, आप वीडियो देख लीजिएगा। कैश इनफ्लोज का मतलब यही है 191,000 और 164,750। अब यहां पर डिस्काउंटिंग फैक्टर दिया हुआ है, डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट ऑफ 12% ऑफ ₹1 कितना दिया हुआ है, आप उसी में लिख दे एंड एनपीबी, दूसरा क्यों बनाने जाएं, एंड एनपीबी कर दीजिए,
और IRR का मैं बाद में बताता हूं, ठीक है। तो डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट ऑफ 12% ऑफ ₹1 कितना साल का दिया हुआ है यहां पर? 10 साल का, है ना। तो फ्रॉम ईयर फॉर ईयर 1 to 10, 1 से 10 तक का टोटल योग करके दिया हुआ है, आपको ऐड करके दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? ऐड करके दिया हुआ है, आप चेक करिए, आप फिर से स्क्रीन पे देखिए। तो डिस्काउंटिंग फैक्टर नीचे दिया हुआ है 12% का, 10 साल तक का डिस्काउंटिंग फैक्टर नीचे। यस यस 5.6, यस 5.6502, 5.6502, और इसका भी वही होगा 12% के हिसाब से ₹1 का वैल्यू 5.6502। तो यहां पर अब हम लोग कर देंगे क्या? आवाज हो रहा है भाई, थोड़ा कम करो। प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे, दिस मल्टीप्लाई कर देंगे 1,91,000 इंटू 5.6502, 180, ओके। कोई प्रॉब्लम है शुभम, समझने में कोई दिक्कत है? हाँ बोलो। हाँ हाँ, जो दिया हुआ है 12% का 1 से 10 साल तक का, क्योंकि ऊपर 12% मेंशन है, तो एनपीवी आपका जो वैल्यू मेंशन है, जो पॉइंट मेंशन है, उसी पे निकालते हैं। तो बताइए कितना हुआ? 1079188, इसका 9,08,70 बोले ना, 870। तो चलिए आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। समझ में आया? अरे गलत लगेगा, काटने से काट देते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देना है दिस कैश इनफ्लोज बाई इनटू प्रेजेंट वैल्यू। अब आपका आ गया यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यूज आ गया। अब इसमें से लेस करिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज, आउटफ्लोज, सॉरी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज, जो आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट किए थे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट किए थे ना, तो इसका हुआ 10 लाख और इसका हुआ 9 लाख। इसका नेट प्रेजेंट वैल्यू आया 79,188, इसका आया 30,870। ये क्या निकला? नेट प्रेजेंट वैल्यू हो गया। ये एनपीवी निकल गया। अब आप एनपीवी समझ गए, तो अब आप एक चीज समझिएगा, आईआरआर निकालना है। क्या निकालना है? ये भी एनपीवी के हेल्प से ही निकलता है। अब आईआरआर का मतलब क्या हुआ देख लीजिए, आपको एक सिंपल भाषा में हम बताते हैं। ताड़गाछ देखो ना आप लोग, बिहार में नहीं, बंगाल में भी है, बंगाल को भी देखा करो कभी कभी। ऐसा बोलते जैसे सब बिहार में ही है। हाँ, बंगाल में जाओ, ताड़गाछ ही दिखेगा खाली, देखे हो ना। उसका शैडो आपको कहां दिखाई देता है? अगर शैडो दिखाई दे तो एकदम इधर दिखाई देता है ना, एकदम नीचे। और आम का भी पेड़ देखे होंगे आप लोग, देखे होंगे। इसका शैडो कहां दिखाई देता है? ये यहां तक दिखाई देता है। तो आईआरआर का मतलब समझिएगा एक बार। आईआरआर का मतलब क्या है? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। जहां पर आपका ये जो शैडो है ना, ऊपर खड़ा होकर अगर आप देखोगे तो शायद गिर जाओगे तब दिखाई देगा, है ना। शैडो जो है मतलब हो गया कि यहां पर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है ना, वो आपका एकदम कम, मतलब माइनस तक आ जाता है। एनपीवी कहां तक आ जाता है? माइनस तक। तो माइनस और प्लस के बीच में जो वैल्यू होता है उसी को हम लोग आईआरआर कहेंगे, एनपीवी के माइनस और प्लस के बीच में। तो कहने का मतलब ये क्या हुआ? ये तो हुआ आपका क्या, जो शैडो दिखाई दे रहा है वो आपका एनपीवी है, पॉजिटिव वाला। लेकिन जहां पर शैडो नहीं दिखाई दे रहा है वो क्या है? आपका नेगेटिव वाला। तो मतलब अगर हम यहां पे बात करते हैं तो वही
ताड़ गाछ हुआ मतलब बड़ा हुआ, तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ये कहानी है ना, ये कहानी नहीं है, ये है दोहा, कबीरदास का दोहा है। तो वही चीज है यहाँ पर। आईआरआर का मतलब यही बताना है, फल लागे अति दूर है ना, तो छाया को आपको कैलकुलेट करना है। अब आप देखिए, इसको बताते हैं कैसे। ये देखिए, अभी आपका यहां पर नेट प्रेजेंट वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। क्या नेट प्रेजेंट वैल्यू 12% बना किए, अब आप 13% पे करिए। क्यों, अभी तो बोले आपको माइनस निकालना है। नेट प्रेजेंट वैल्यूज एट 13% ऑफ प्रोजेक्ट ए निकालते हैं पहले। हाँ, प्रोजेक्ट एक्स, तो उसका कैश इनफ्लोज कितना था, कैश इनफ्लो 1,91,000 और डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या था, 12%। एट 13% पे आप बोलना है, क्योंकि 13% पे निकाल रहे हो। तो अब 13% पे डिस्काउंटिंग फैक्टर बोलना है। कैश इनफ्लोज कितना था, 9 लाख, नहीं सर, 1,91,000। अरे यार, कैश इनफ्लोज आपको 1 मिल चुका है, 1,91,000 आपको 1 मिल चुका है। अच्छा, 1,91,000 यही है ना, ठीक है। 1,91,000 आया आपका। 1,91,000 इंटू डिस्काउंटिंग फैक्टर एट 13% बोलिए, 5.4262। अभी भी प्लस में आ रहा है, 10,36,404 माइनस 10 लाख करोगे तो एनपीवी कितना आएगा, 36,000। तो ये आपके काम नहीं आने वाला, यहां से शैडो दिखाई दे रहा है। समझ आया बात, ये जो हम बताया था यहाँ पे, वो पेड़ गया, जो लंबा पेड़ है वहां से शैडो दिखाई दे रहा है आपको। जब तक वो माइनस तक नहीं पहुंच जाता तब तक आपको करना है कैलकुलेशन। 13% पे माइनस आया क्या, नहीं आया। 14% पे माइनस करिए, 14% पे एनपीवी निकालिए, सीआई इंटू डिस्काउंटिंग फैक्टर एट 14%। सीआई था 19, सीआई मतलब कैश इनफ्लोज, इनटू डिस्काउंटिंग फैक्टर एट 14% कितना दिया हुआ है, 5.2161। 9,96,275 माइनस कैश इनफ्लोज कितना, 10 लाख था, आउटफ्लोज 10 लाख था। यहां पर आपका माइनस में आ गया, कितना है माइनस में, 3,000। बस यही आपके काम आने वाला है, यही वाला जो रेशियो है ना, ये जो 14% है ना, वो आपका हो गया काम आने वाला है। ये हाईएस्ट डिस्काउंटिंग रेट है। क्या है ये, हाईएस्ट डिस्काउंटिंग रेट है। समझ में आया क्या बोले हम, 13% पे चेक किए, माइनस नहीं आया, इसीलिए 14% पे गए। अभी भी माइनस नहीं आता तो 15% पे जाते, तब 16%, इसलिए इतना सारा डिस्काउंटिंग फैक्टर आपको दिया गया है। ठीक है, जनरली आपके एग्जाम की सुविधा के हिसाब से 2-3% स्किप करने पे ये आ जाएगा। क्लियर है क्या, जब माइनस आ गया तो आपको वो पॉइंट मिलने वाला है जहां पे हम लोग आईआरआर निकालते हैं। क्या निकालते हैं, आईआरआर। अब आईआरआर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का एक फॉर्मूला लिख लेंगे। देखिए यहां पर दो रेट है, एक ये है, एक रेट है और एक रेट है। एक रेट आपका कहां है, 14% पे आया ना, और दूसरा रेट कहां पर है, जहां पे हम लोग का पॉजिटिव आया था 12%। जो 12% हम लोग किए थे, 12% किए थे ना, वहां पे कितना आया था, 12% जो किए थे उसमें हमारा एनपीवी कितना आया था, 79,188। ये एनपीवी था, ठीक है। तो और यहां पर 14% पे एनपीवी कितना आया, माइनस में आया था, तो ये दोनों लिख दिए, 14% पे कितना आया था और 12% पे कितना आया था। ये हमारा हायर डिस्काउंटिंग रेट है,
और ये मेरा लोअर डिस्काउंटिंग रेट है। फॉर्मूला देखिए आपको याद नहीं करना होगा, ये वाला अगर आप बना लोगे तो बगल में, नहीं तो इसका फॉर्मूला थोड़ा ट्रिकी होगा। ये बना लिए हायर डिस्काउंटिंग रेट का पीवी फैक्टर एनपीवी और लोअर डिस्काउंटिंग रेट का एनपीवी, दोनों लिख दिए। अब आप एक एलडीआर मतलब लोअर डिस्काउंटिंग रेट प्लस एलडीआर मतलब लोअर डिस्काउंट, हाँ आईआरआर ही निकाल रहे हैं, लोअर डिस्काउंटिंग रेट प्लस एल एन पी वी मतलब एनपीवी एट लोअर रेट, हाँ एलपीवी एट लोअर रेट बाय एल एन पी वी माइनस एच एन पी वी, लोअर एनपीवी माइनस हायर एनपीवी। हाँ हाँ वो कर देंगे जब होगा तो। हो गया, पहले फॉर्मूला लिख लो, फॉर्मूला खुद से ही बना लो। ये हो गया लोअर डिस्काउंटिंग रेट प्लस लोअर एनपीवी होल डिवाइडेड बाई लोअर एनपीवी माइनस हायर एनपीवी, और यहां पर लिखेंगे इनटू एच आर माइनस एल आर, हायर रेट माइनस, हाँ एचडीआर लिख दो, एचडीआर माइनस एलडीआर मतलब हायर रेट माइनस लोअर रेट। अब आप बैठाइए, लोअर रेट आपका कितना आया था? लोअर रेट, हाँ लोअर रेट 12 लिए थे ना हम लोग, तो 12 आप 13 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 12 लिए थे ना, 12 लिए प्लस एलएनपीवी कितना था? एलएनपीवी मतलब हम लोग यहां पे लिख लिए हैं सुविधा के लिए 79,188, ये लिए थे ना, तो हम लिख देंगे 79,188। क्लियर है? यहां पर भी हम लोग लिख देंगे 79,188 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट फिर माइनस, इसका कितना था? 3724, और ये हम लोग को पता है 14% माइनस 12%, यही ना। अब ये फॉर्मूला आप यूज करिए, ये 12 को 12 रहने दीजिए, यहां पर 79,188, यहां माइनस माइनस प्लस होकर कितना आया? 82,912, ठीक है, तो इंटू 2, पहले इसको इससे डिवाइड करके 2 से मल्टीप्लाई करिए, जो आएगा उसको 12 में जोड़ दीजिए। यस, ये पहले कितना आया था? 1.9, 1%, तो आ गया कितना? 13.91% इज योर आईआरआर। परसेंट पे सब निकलता है, ये 20 के परसेंटेज ही तो है आईआरआर का, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। मतलब आपको यही बताना है, हाँ ये शैडो का एग्जांपल से, शैडो मतलब माइनस तक जाना, जहां पर छाया जो शैडो है ना सबसे कम दिखाई दे, तो आप पीक पे जाओगे तो वहां पर आपको शैडो सबसे कम दिखाई देगा, इसलिए हायर रेट की तरफ मूव करना है। कहां जाना है? हायर रेट की तरफ जाना है, जहां पे माइनस आ गया वहां रुक जाना है। और अगर दो परसेंटेज आपको क्वेश्चन में बोल ही दिया गया है, एक लोअर रेट है एक हायर रेट है, उसी के बीच से आपको निकालना है, तो हम लोग आराम से वही लेंगे। क्लियर है ना? तो जब कुछ नहीं बोला है तो आपको वहां तक जाना है जहां पे माइनस नहीं आ जाता, नेगेटिव नहीं आ जाता। क्लियर है? अब इसी तरह से हम लोग, ये किसका निकाले हम लोग अभी? एक्स का। अब प्रोजेक्ट वाई का निकाल लेते हैं। ये लिख लिए ना आप लोग? लिख लिए ना? ये आप रफ में निकाल लो, वहीं पे साइड में कहीं दिखा दो, नॉर्मल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पे कर दिए, अब आपको बाद में जो सेलेक्ट करना होगा वो आप देख लोगे, आप वर्किंग में कर लो, पेपर में कर लो, कोई बात नहीं है। ये करने के लिए आपको जरूरी है क्योंकि माइनस में आना है, ठीक है? तो निकाल लिए, हो गया। तो आईआरआर, बहुत बच्चा क्या करता है ना, 12% दिया ना, उसमें 1-2% जोड़ के लिख देता है फ्रैक्शन में करके, आईआरआर इतना हुआ, कैलकुलेशन जैसे तैसे करके लिख देता है, होता है उसी के आसपास ही होगा। अब यहां पर आपको निकालना क्या?
प्रोजेक्ट वाई का। तो प्रोजेक्ट वाई का पहले चेक कर लेंगे 13% में, क्योंकि 12% तो हम लोग निकाल ही चुके हैं, यही ना। प्रोजेक्ट वाई का एनपीवी निकालना है, एनपीवी एट 13%, यही ना। तो उसका हम लोग पीआई मतलब क्या बोल रहे थे उसको, सीआई कैश इनफ्लोज इनटू पीवी फैक्टर, यही ना। तो कैश इनफ्लोज कितना था उसका 1,64,750 इंटू पीवी फैक्टर कितना था 5.4262 मल्टीप्लाई करने पे कितना आया, एनपीवी निकाल रहे हैं हम, हाँ एनपीवी निकाल रहे हैं, कितना आया मल्टीप्लाई करके 966 माइनस इसका इनफ्लो कितना था 9 लाख आउटफ्लो, यही तो इनफ्लो माइनस में आ गया यहीं पर, आपको आगे जाना ही नहीं है। कितना आया 6034, समझ आया। तो अब आपको ऐसे कर लेना है, एक हायर रेट एक लोअर रेट। हायर रेट कौन सा था 13%, लोअर रेट कौन सा था 12%। 13% पे क्या एनपीवी था 6034 और 12% पे निकाले थे ऊपर 38, अच्छा 30,870, 30,870 यही निकाले थे ना। ये 13% है, ये 12% है। फॉर्मूला कहां से शुरू होता है, लोअर आईआरआर इक्वल टू एलडीआर मतलब लोअर डिस्काउंटिंग रेट प्लस एल एनपीवी मतलब एनपीवी एट लोअर रेट डिवाइडेड बाई एल एनपीवी मतलब एनपीवी एट लोअर रेट माइनस एच एनपीवी एनपीवी एट हायर रेट इनटू हायर रेट माइनस लोअर रेट। एलडीआर कितना था 12%, एलएनपीवी कितना निकाले थे, एलएनपीवी मतलब ये 30,870 जो हम लोग एनपीवी निकाले थे ऊपर, याद करिए स्टेज 1 में जब हम लोग नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे थे तब निकाले थे, और डिवाइडेड बाई 30,870 माइनस हायर कितना था 6034 और इंटू हायर डिस्काउंटिंग रेट कितना था 13 माइनस 12 निकल गया आईआरआर 12.836 हो गया। 84 भी कर सकते हैं। तो रिक्वायर्ड आईआरआर आप दोनों प्रोजेक्ट का निकाल लिए इस तरह से। तो समझ में आ गया आईआरआर कैसे निकालते हैं। तो ये रहा आपका ये चीज, आईआरआर कैसे निकालते हैं और एनपीवी कैसे निकालते हैं। ज्यादातर सम आपका एनपीवी पे ही आता है, पे बैक पीरियड का एक शॉर्ट क्वेश्चन में 5 नंबर का डाल देता है, ठीक है। तो अभी हम लोग आईआरआर सीखे हैं। अब आईआरआर के बाद हम लोग अब कुछ सम्स जो इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए है वो करने जा रहे हैं, जिससे आपका चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। एनपीवी पे एक और सम है 2016 में आया हुआ है, बीकॉम ऑनर्स 2016, जो आपके एग्जाम के लिए सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन आपके सुविधा के लिए आ रहा होगा। अब आप देखिए, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने रखेंगे। इस क्वेश्चन में विशेष बात ये है कि बीच में वर्किंग कैपिटल का इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है, वर्किंग कैपिटल का इंट्रोडक्शन हो रहा है। तो आप जो इनिशियल आउटले है उसको रिकंस्ट्रक्ट करोगे, उसको फिर से रीडिफाइन करोगे। जैसे कि आप इस क्वेश्चन को देख पा रहे होगे, नेट प्रेजेंट वैल्यू है, नेट प्रेजेंट वैल्यू कई साल का, नेट प्रेजेंट वैल्यू नहीं, यहां पर ईयर दिया हुआ है और यहां पे ईबीडीआईटी दिया हुआ है 80,000, 90,000, 1,45,000 और 1,20,000। उसके ऊपर लिखा हुआ है एक नया प्रोजेक्ट है, 2,50,000 उसका कॉस्ट है, इनिशियली 60,000 रुपया उसमें इन्वेस्टेड है एज वर्किंग कैपिटल। 2,50,000 रुपया प्रोजेक्ट का प्राइस है और 60,000 रुपया वर्किंग कैपिटल के तौर पर लगा हुआ है, ठीक है। एट द बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड ईयर मतलब एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, एट द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड ईयर का मतलब क्या हुआ, एट द एंड ऑफ
फर्स्ट ईयर 10,000 रुपया और इंट्रोड्यूस कर रहा है एडिशनल वर्किंग कैपिटल के लिए। तो ऑन कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर इट इज एक्सपेक्टेड दैट 40,000 विल बी रियलाइज्ड एज सेल ऑफ स्क्रैप। स्क्रैप वैल्यू कितना रियलाइज हो रहा है? 40,000 और वर्किंग कैपिटल रिकवर्ड इन फुल। कहने का मतलब ये देखिए, जब भी हम कोई प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो उस समय हम वर्किंग कैपिटल जो भी इन्वेस्ट करते हैं वो हमारा रिकवर हो जाता है। वर्किंग कैपिटल सीए माइनस सीएल ऑलवेज हमारा पॉजिटिव वैल्यू में रहता है। तो जब हम लोग लास्ट वाला इनफ्लो जोड़ते हैं, इनफ्लो मतलब समझ रहे हो ना आप लोग, प्रॉफिट, तो लास्ट वाला जो प्रॉफिट जोड़ते हैं उसमें हम जो प्रोजेक्ट खरीदे हैं उसको तो हम लास्ट में स्क्रैप हो जाता है वो, और स्क्रैप हो जाता है तो कबाड़ी वाला को बेच देते हैं, तो वो भी पैसा तो मेरे पास ही आता है ना, तो वो भी एक तरह का कैश इनफ्लोज हुआ ना। तो लास्ट वाला जो इनफ्लोज है उसमें स्क्रैप वैल्यू और वर्किंग कैपिटल ये दोनों जुड़ जाएगा। तो आप देख रहे हो लास्ट वाले में कितना है, अभी तो हम लोग को निकालना होगा, इसको इनफ्लोज में कन्वर्ट करना होगा, तो लास्ट वाले में जोड़ देंगे। इसके अलावा आपका जो वर्किंग कैपिटल है वो भी इन्वेस्टमेंट का पार्ट है कि नहीं है? शुरू में तो इन्वेस्टमेंट कर ही रहा है ना, अपना पैसा तो कहीं पे बिजी कर ही रहा है ना, और वो पैसा हम लोग ऐड कर देंगे प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से। अगर वो पहले ही करता तो वो इनिशियल आउटले में पहले ही जुड़ जाता। जैसे कि देखिए 2,50,000 प्रोजेक्ट का प्राइस आई थिंक है कि नहीं, और उसमें 60,000 रुपया वर्किंग कैपिटल पहले ही जोड़ दिया, तो हमारा टोटल इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 3,10,000। और बीच में 1 साल के बाद वो दूसरा वर्किंग कैपिटल लगाता, हो सकता है 3 साल के बाद लगाए, ये भी हो सकता है कि 3 साल के बाद लगाए। तो हम लोग को एक बार रिवाइज इनिशियल इन्वेस्टमेंट का कैलकुलेशन करना होगा। किसका? रिवाइज इनिशियल इन्वेस्टमेंट का। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम लोग निकाल लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ रिवाइज इनिशियल इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इसमें वर्किंग कैपिटल है, स्क्रैप वैल्यू है, ये सब चीज है। स्क्रैप वैल्यू को तो इसमें नहीं लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ रिवाइज्ड इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तो हम यहां ईयर लिख देते हैं, यहां डिस्काउंटिंग फैक्टर लिख देते हैं। एट कितना परसेंट बोला है? 12% बोला है ना, 12% बोला है। पीवी एट 50%, एट 12% है ना, ऑफ 1 रुपी। ये 1 रुपी का ही होता है जनरली, और यहां पर अमाउंट लिख देते हैं, मतलब प्रेजेंट वैल्यूज। तो यहां पर ईयर है, पहला साल में लगा रहा है वो 0, पहला साल के बिगिनिंग में लगा रहा है ना, तो 0 ईयर्स हुआ ना वो, क्योंकि आज ही तुम बैंक में अगर 12 लाख रुपए रखते हो 12% के हिसाब से, या 2.5 लाख रखते हो 12% के हिसाब से, तो आज ही तो परसेंटेज नहीं जुड़ता ना, इंटरेस्ट तो साल भर बाद मिलता है ना। इसलिए वो जो साल है बिगिनिंग ऑफ द ईयर में 0 ईयर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 0 ईयर्स। तो ये 0 ईयर्स में वो कितना इन्वेस्टमेंट किया था? 2,50,000 इंटू 1। अच्छा यहां पे लिख दो इन्वेस्टमेंट इंटू डिस्काउंटिंग फैक्टर इंटू डीएफ, डिस्काउंटिंग फैक्टर। 2,50,000 इंटू 1, क्योंकि 0 ईयर्स का डिस्काउंटिंग फैक्टर हमेशा 1 होगा। 0 ईयर्स का डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना होगा? 1 होगा। तो यहां पे कितना हो गया? 2,50,000। अब ईयर जो वर्किंग कैपिटल शुरू में किया था एकदम 0 ईयर्स में, वो कितना किया था? तो इसमें भी डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना है? 1 ही होगा। तो 60,000 इंटू 1 कितना हो गया? 60,000 हो गया। लेकिन जो दूसरे साल के बिगिनिंग में कर रहा है, दूसरे साल के, वो कब कर रहा है? दूसरे साल के बिगिनिंग में, तो मतलब फर्स्ट ईयर के एंड में लेंगे। अच्छा कितना कर रहा है? 10,000 वर्किंग कैपिटल जो कर रहा है, 10,000 तो वो 1 साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर हो जाएगा वो 10,000 इंटू डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना दिया हुआ है? 893। हाँ जो 12% दिया वही देखेंगे, 1 साल, हाँ 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 वही पहला साल का 0.893। तो ये कितना हुआ? 8,930। समझ आया बात क्या बोल रहे हैं हम? नहीं समझ में आया, चलिए कोई बात नहीं। देखिए अगर हम शुरू में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका हमेशा प्रेजेंट वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई होगा। अब प्रेजेंट कभी भी शुरू में हम लोग इसका ऐसे भी निकाल सकते थे, शुरू में 2,50,000 था और कितना था?
2,50,000 प्लस 60 टोटल कितना हुआ? 3,10,000। 3,10,000 इंटू 1 कर दिए तो 3,10,000 ही होगा। और हम लोग जो दूसरा जो इन्वेस्टमेंट किया था वर्किंग कैपिटल के तौर पे, वो कब किया है? पहला साल के एंड में, हो सकता है चौथा साल के एंड में किया, हो सकता है तीसरा साल के एंड में किया है, तो हम लोग उसी साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दे उस इन्वेस्टमेंट का। इसलिए क्योंकि हम लोग ये इन्वेस्टमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर में की है। अगर कोई बच्चा आज ही पैदा होता तो उसको उम्र 0 ईयर्स, ठीक है, तो वही मशीन आज ही खरीदा गया तो उसको उम्र 0 ईयर्स है। क्लियर है? तो हाँ, तो ये हो गया 0 ईयर्स का मतलब। तो ये हो गया आपका 8930, सबको जोड़ देंगे कितना आया? 318930। ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोस। कैश जो हम लोग माइनस करते हैं एनपीबी निकालते समय, याद रहेगा बात? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोस लिखना है, देख लीजिए। ये आउटफ्लोज निकालना पड़ा इसमें क्योंकि इसमें वर्किंग कैपिटल था बीच में। वो हो सकता है तीसरे साल में भी दे, चौथे साल में भी दे, तो निकालना पड़ा आपको। बस अब वही करना है, हो गया ये। अब लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू, स्टेटमेंट शोइंग नेट प्रेजेंट वैल्यू। एट कितना परसेंट पर? 12। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगा हम करते जाएंगे। यहाँ पे कॉलम ईयर है ना, सबसे पहले ईयर कितना साल है? 1 2 3 4। क्वेश्चन में क्या दिया है? यही दिया ना, अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स, साफ साफ यही लिखा है। इंटरेस्ट तो देना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि इसमें अगर रहता तो जरूर डिवेंचर रहता या लोन रहता तो हम लोग निकाल देते। इसमें कहीं पर भी आपको सम में डिवेंचर नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो आई तो फालतू का ही है। हाँ, आई फालतू का ही होता है। हो गया पीबीडीटी, तो ये डेप्रिसिएशन आई का कोई मतलब नहीं। हाँ, पीबीडीटी आप बोल सकते हो। कितना कितना दिया हुआ बताओगे? कितना? 80,000, 90,000, 1,45,000, 1,20,000, यही तो। अब इसमें से हम डेप्रिसिएशन कर देंगे लेस, यहां पर लिख देंगे डेप्रिसिएशन 75,000। डेप्रिसिएशन दिया हुआ है क्या? अच्छा, 75,000 दिया हुआ है, सॉरी 75,000 पहले मशीन, पहले इसका फर्स्ट ईयर का, फिर ये पहला समय जिसमें डिमिनिशिंग यूज किया, फिर डेप्रिसिएशन भी अलग अलग है। हाँ, फिर 25, ये आ गया, फर्क नहीं पड़ता है, इसमें हम लोग ऐड कर देंगे। जनरली क्या होता है, आप स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करते हो, लेकिन इस क्वेश्चन में स्पेशल डेप्रिसिएशन अलग अलग कैलकुलेट करके निकाला है, वो अपने हिसाब से निकाला होगा, तो हम लोग उस तरह से लिख दिए। अब आपको क्या करना है? पीबीटी आ गया, इसमें से इसको माइनस करने पर 5,000, इसमें से इसको माइनस करने पर 28,000, इसमें से इसको माइनस करने पर 97, इसमें से इसको माइनस करने पर 95, यही तो। अब जब पीबीटी आ गया तो टैक्स के बाद पैट डायरेक्ट लिख देंगे, टैक्स लिखने का जरूरत नहीं है। पैट मतलब टैक्स कितना परसेंट है? 30%। तो आप 70% डायरेक्टली कर लीजिए, टैक्स लेस करने का जरूरत नहीं, डायरेक्टली उस वैल्यू को 70% कर लीजिए।
समझ आए बात क्या बोले हम? 30% तो टैक्स कट गया, टैक्स का कॉलम तो कुछ करना नहीं है, तो 30% को हटा के कितना बच गया? 70% बच गया ना। 5,000 का 70%, 28,000 का 70%, ऐसे बोलो बोलो। 35,19,600, इसका कितना? 19,600, 19,600। फिर 67,900, फिर 66,500। ये आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो जब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया तो आपको क्या कर देना इसमें? ऐड कर देना डेप्रिसिएशन। अच्छा, कैश इनफ्लोज डायरेक्ट लिख देते हैं, क्यों हम डेप्रिसिएशन का कॉलम करेंगे? कॉलम तो है ही है ना। कैश इनफ्लोज कितना? डायरेक्ट इस कॉलम को, इन दोनों कॉलम को जोड़ देना है, कैश इनफ्लोज आ जाएगा। पैट प्लस ये, बोलो पहला साल का 78,500, दूसरे साल का 81,600, 81,600, तीसरे साल का 1,15,500, 900, फिर 91,500, 91,500, यही है। तो कैश इनफ्लोज हो गया, कैश इनफ्लोज मिल गया। तो लेकिन यहां पर एक चीज बता देते हैं, चौथा साल का जो कैश इन, हाँ 600, ठीक है, जो चौथे साल का इनफ्लोज है ना, उसमें आपको यहीं पर, हम यहीं पे अगर बता देते हैं, ठीक है, प्लस कर देना है 40,000। बोलो क्या है 40,000? स्क्रैप वैल्यू कितना है? 40,000 ही है ना। ठीक है, तो और प्लस कर देना है वर्किंग कैपिटल 70,000। वर्किंग कैपिटल शुरू में कितना लगाया था? तो इसको आपको रीस्ट्रक्चर करना है, लास्ट ईयर का कैश इनफ्लोज को कर दीजिए, ये सबको जोड़ दीजिए एक साथ में। हमेशा जब भी वर्किंग कैपिटल दिया रहेगा ना, वो एकदम लास्ट में जाकर, जब कैश फ्लोज आपका लास्ट में आएगा ना, तभी वो जोड़ देंगे हम लोग कैश इनफ्लोज को, ठीक है ना। सर वो 10,000 ही लेंगे, 8,000 जो आज वो भी लेंगे, 930 नहीं। कौन सा? 60,000 पहले का लेंगे काउंटी, हाँ, बिगिनिंग ऑफ द ईयर। नहीं वो तो प्रेजेंट वैल्यू था। हम लोग जितना इन्वेस्टमेंट किए थे उसका चौथे साल का प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना है। हम इन्वेस्टमेंट कितना किए थे? वर्किंग कैपिटल में 60,000 किए थे, 60,000 किए थे ना, और 10,000 एडिशनल वर्किंग कैपिटल आफ्टर 2 इयर्स लगाए थे, 1 ईयर। तो 70,000 टोटल वर्किंग कैपिटल हमारा ही पैसा है, वो हमारे पास ही रहता है। दूसरा चीज है कैश इनफ्लोज हो गया, उसको हम बजा लिए। दूसरा चीज है जो स्क्रैप वैल्यू है, जो मशीन आपका टूट जाने के बाद कबाड़ी वालों को बेच दोगे, वो पैसा मिला, वो भी तो इनफ्लोज ही है ना। तो वो तीनों इनफ्लोज हम लोग जोड़ देते हैं। तो एक तो आपका प्रॉफिट आया कितना का? 91,500 का पैसा आया। उसके बाद हम लोग 40,000 जोड़ दिए क्या चीज का? स्क्रैप रियलाइज का। और 70,000 जोड़ दिए वर्किंग कैपिटल रियलाइज का। बोलो, तो ये रीस्ट्रक्चर कर लो। कितना बोले? 2 लाख। कुछ लोग मुंह में चबा जाती है क्या रे कुछ? जब 2 लाख बड़ा जोर से बोलेगी, उसके बाद 15 मुंह में पूरा नंबर ही चबा जाती है। खाना खा के नहीं आई है। हो गया, समझ में आया बात? डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना परसेंट पे है? 12। पीवी फैक्टर डिस्काउंटिंग फैक्टर एक ही बात। हो गया। 12% पे क्या रेट है? बोलो बोलो, रेट दिया होगा। पहले साल का हाँ 0.893, हाँ 0.893, 0.797, 712, 0.6। अब ये 2,01,500 था ना, ये 2,01,500 से मल्टीप्लाई करेंगे इसका, इससे बोलो, ये हो जाएगा आपका प्रेजेंट वैल्यू का कॉलम।
क्या निकालने के लिए? हाँ, प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकालोगे तो कैसे निकलेगा एनपीवी? एनपीवी तो पूछा क्वेश्चन में। नहीं नहीं, अच्छा पूछ रही है, अब क्या पार कर गई? नहीं है 70,100 पहले वाले का। 70,100 हाँ, फिर कितना? 65,035 65,035। फिर कितना? रुक जा सही है। फिर 82,520। 2,01,500 इंटू 0.63 कितना आया? 1,28,154 154। चलिए सबको जोड़ दीजिए लास्ट वाले कॉलम को। $3,45,810 3,45,810। अच्छा 10 लिख दो, 10 लिख दो, कोई बात नहीं है। लेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आउटफ्लोज जो हम लोग निकाले थे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज हम लोग निकाले थे ना, 3,18,930। बोलो सर एक मिनट बोलो। 3,18,930 26,880। ये क्या निकला? एनपीवी। एक सम और देखिए अपने स्क्रीन पे, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के ऊपर आया हुआ एक स्पेशल और यूनिक क्वेश्चन 2016 का ही ऑनर्स क्वेश्चन है जो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में आया हुआ है। यहां पर देखिए एनपीवी सभी फैक्टर्स का दिया हुआ है। अगर एग्जाम में आ जाए तो आप जितने भी चैप्टर्स करके गए हो कंफर्म आप ये बना के नहीं आ पाओगे, क्योंकि ये वाला चीज जो है मतलब इरिलीवेंट है। जितनी चीजें आपने सीखी हैं उससे कोई लेना देना नहीं है इस सम्स का। देखिए यहां पर लिखा हुआ है एनपीवी एंड सभी ईयर्स का प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स दिया हुआ है और ये आपको 10 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है। आप देख सकते हो यहां पर प्रोजेक्ट ए है और एक बार फिर से स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन आ रहा होगा। प्रोजेक्ट 6 है, इसमें आप प्रोजेक्ट बी जो है वो नेगेटिव में है, बाकी सब पॉजिटिव में है। और पीआई मतलब प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.22, 0.95, 1.20, 1.18, 1.19 और 1.16. Suppose that firm has a budget ceiling of ₹20 lakhs. Advise the firm on selection the projects assuming that the projects are not divisible. प्रोजेक्ट जो है आपको खरीदना ही है ना, और ये आपको ये बताना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन हमको खरीदना है। कंपनी को कौन सा कॉम्बिनेशन, मशीन ए कोई भी मशीन ए या बी या ए और सी या ए और डी या ए बी सी डी सब मिलाकर आपको 20 लाख के अंदर ही खरीदना है, ये आपको देख लेना होगा। तो यहां पर 20 लाख के अंदर ही वो बजट है उसके पास। कितना बजट है? 20 लाख का बजट है। ये क्वेश्चन आप देखिएगा और यहां पर आपको कैलकुलेशन कर लेना है सबसे पहले कि उस इन्वेस्टमेंट में मेरा जो भी यहां पर क्वेश्चन में एनपीवी दिया हुआ ना, नेट प्रेजेंट वैल्यू दिया हुआ है ना 2,20,000, यही दिया हुआ है। तो 2,20,000 आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू दिया हुआ है। पहले लिख लीजिए प्रोजेक्ट, हाँ, कैलकुलेशन ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ ईच प्रोजेक्ट। अब आप देख लीजिए यहां पर जितने भी प्रोजेक्ट्स है ना
उसमें प्रोजेक्ट बी हमको कभी नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि उसका एनपीवी माइनस में है, तो उसको आप पहले ही इग्नोर कर दीजिए, उसको लिखने का जरूरत ही नहीं है क्योंकि प्रोजेक्ट बी आपका काम का है नहीं, क्योंकि उसका नेट प्रेजेंट वैल्यू 0 है तो हम लेंगे ही क्यों। अगर आप वो ले लिए तो वहीं पे आपका क्वेश्चन में मतलब चेकिंग हो जाएगा और वहीं पे आपको मार्क्स दे दिया जाएगा, आगे बढ़ेगा ही नहीं कोई। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि कौन सा प्रोजेक्ट में नेगेटिव है, उसको हटा देना है। तो आपको दिखा किसमें एनपीवी नेगेटिव है, प्रोजेक्ट बी में। तो आप पहले यहां पर एक ऐसा फॉर्मेट बना लीजिए, प्रोजेक्ट, यहां पे लिखिए नेट नहीं रे, नेट पीआई मतलब नेट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। नेट पीआई, नेट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का मतलब हो गया आपका जो पीआई है ना, इसमें से 1 माइनस कर देना है तो आपको मिल जाएगा नेट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ठीक है, फिर आपके पास नेट प्रेजेंट वैल्यू दिया ही हुआ है क्वेश्चन का, नेट प्रेजेंट वैल्यू क्वेश्चन में दिया ही हुआ है, तब आप निकाल लोगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट, मतलब कितना खर्चा हुआ है, उस प्रोजेक्ट को खरीदने में कितना दाम लगेगा। ठीक है, तो यहां पे प्रोजेक्ट क्या है, ए है, बी लेना नहीं है आपको, सी लेना है, डी लेना है, ई लेना है और एफ लेना है, क्योंकि सबका एनपीवी जो है ना वो है पॉजिटिव में। जिसका एनपीवी पॉजिटिव में हम उसी को एक्सेप्ट कर सकते हैं। यहां पर पीआई मतलब प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कितना दिया हुआ पहले वाले का 1.22 माइनस 1 करिएगा तो आएगा 0.22 आएगा। दूसरे का क्या है 1.20 माइनस 1 करेगा तो 0.20। तीसरे का 1.18 माइनस 1 करिएगा तो 0.18। चौथे का 1.19 माइनस 1 करिएगा तो आएगा 0.19। और नेक्स्ट का 1.16 माइनस 1 करिएगा तो 0.16। ठीक है, एनपीवी भी दिया हुआ है आपका, बताइए कितना है 2,20,000, 1,40,000, 1,62,000, 76,000, 64,000, उसको हटा देना है। अभी मान लीजिए किसी सब में 3 नेगेटिव आ गया, तीनों को हटा दीजिए, नहीं लेना है उसको। जो हमको खराब प्रॉफिट देगा उसको क्यों खरीदेंगे, है ना। अब यहां पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट निकालना है, 2,20,000 था ना, नेट पीआई कितना आया था 0.2 कर दीजिए, कितना आएगा इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करके। 10 लाख आया पहले वाले मशीन को खरीदने में, 10 लाख रुपया का खर्चा होगा। दूसरा वाला मशीन 1,40,000 डिवाइडेड बाई 0.2 कितना, दूसरे वाले मशीन को खरीदेगा तो 7 लाख रुपया का खर्च है। तीसरा वाला मशीन 1,62,000 बाई पीआई 0.18 कितना का खर्चा है, तीसरे वाले का 9 लाख। फिर 76,000 बाई 0.19 4 लाख। और लास्ट वाला 64,000 बाई, इसको खरीदने पे 4 लाख का इन्वेस्टमेंट लगेगा। हो गया, इतना रुपया आपका खर्चा होगा हर मशीन को लेने में। लेकिन मजबूरी ये है कि आपके पास टोटल रुपया कितना है 20 लाख। 20 लाख में ही आपको मशीन्स खरीदने हैं। तो ये तो बात है कि आप 3 मशीन कभी नहीं खरीद सकते हो। अब आप ये मत बोलो कि एनपीवी जो मेरा है 4 लाख 4 लाख 9 लाख है तो हम लोग वैसे ही खरीद लेंगे 3 मशीन। जो एनपीवी सबसे हाईएस्ट होगा ऑब्वियसली आप वही खरीदोगे। तो एनपीवी एक फैक्टर होगा कंसिडर करने में।
तो इस सम को कहां से लेकर आया, देखिए पीआई से लेकर इन्वेस्टमेंट तक लेके गया है और उसके बाद एनपीवी में लेके जाएगा। इसके लिए हमको बहुत सारा कॉम्बिनेशन बनाना होगा। अब कॉम्बिनेशन और परमिटेशन और कॉम्बिनेशन वाला चैप्टर पढ़े ही हो मैथ्स में, अब वहीं पे थोड़ा आते हैं, लेकिन अकाउंट्स वाला लैंग्वेज में हमको भी परमिटेशन कॉम्बिनेशन नहीं आता। ठीक है, तो अकाउंट्स वाला लैंग्वेज में हम लोग परमिटेशन कॉम्बिनेशन करेंगे, थोड़ा सा ज्यादा लेंथी हो जाएगा, लेकिन ये वाला समझ में आ गया आपको। अब यहां पे लिख दीजिए प्रोजेक्ट, यहां पे नोट लिख दीजिए, प्रोजेक्ट बी शुड नॉट बी टेकन इनटू कंसीडरेशन एज द एनपीवी इज नेगेटिव। Taken into consideration as the NPV is negative, तो जो नेगेटिव है उसको तुमको खरीदना ही नहीं है। अब हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं, ये हो गया। Consideration as the 18. हो गया। चलिए पहले प्रोजेक्ट्स, जितने प्रोजेक्ट्स हमको खरीदने हैं पहले दो ठोक लेके चलते हैं। प्रोजेक्ट्स हो गया। दूसरा रिक्वायर्ड कैपिटल, कितना कैपिटल का जरूरत है। हाँ, इसका हेडिंग क्या है, फिजिबिलिटी, स्टेटमेंट ऑफ फिजिबिलिटी। feasibility of different projects, चुनाव करना है आपको। तो रिक्वायर्ड कैपिटल हो गया। तीसरा फिजिबल और नॉट। फिजिबल के लिए लिखना है एफ और नॉट फिजिबल के लिए लिखना है एनएफ। और यहां पे आपका लिखना है टोटल एनपीवी ऑफ कॉम्बिनेशन, टोटल एनपीवी ऑफ कॉम्बिनेशंस। फिजिबल और नॉट फिजिबल ये लिखना है आपको एफ जो फिजिबल है, एनएफ जो फिजिबल नहीं है। कॉम्बिनेशन ए और सी पहले लेंगे, मशीन ए, प्रोजेक्ट ए और सी। प्रोजेक्ट ए और सी दोनों मिलाकर टोटल कैपिटल का जरूरत पड़ता है, बताइए। दोनों का इनिशियल इन्वेस्टमेंट आप कैलकुलेट किए हो। प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट सी दोनों मिलाकर कितना जरूरत है हमें, 17 लाख। तो इनिशियल रिक्वायरमेंट में हम लोग आ जाएंगे 17 लाख का। फिजिबल है क्योंकि 20 लाख से नीचे है, फिजिबल। टोटल एनपीवी इन दोनों का जोड़ देंगे, ए और बीपी का एनपीवी, ए और इसका 3,60,000। समझ आया। देख लो, एनपीवी दोनों का जोड़ देना है, जिसका टोटल रिक्वायरमेंट करना है वो दोनों का एनपीवी जोड़ देना है। समझ आया बात, हो गया। बोलिए। कॉम्बिनेशन 2 सीडी, एडी नहीं, एडी, एडी बोलिए। टोटल रिक्वायरमेंट कितना होगा एडी का, और ये 19 लाख, यहां पे लिख देंगे 19 लाख। ये भी फिजिबल है। और इसका एनपीवी जोड़ के बोलिए 3,82,000। तो फिर एई 14 लाख, दोनों जोड़कर
कैसे आ रहा है बता दे रहे हैं, फिर से स्टेटमेंट जाइए। 14 लाख कैसे आ रहा है, ए 10 लाख और ये 4 लाख, ए ई 14 लाख हो गया, और दोनों का 2,20,000 और 7,76,000 कितना हुआ? ये पहले फिजिबल है कि नहीं है? 2,96,000। अभी बोलो ए एफ कितना? ये भी 14 लाख है, फिजिबल है कि नहीं? कितना? 282, 84। नेक्स्ट ए हो गया, सी डी ना, सी डी का बोलो। हाँ हाँ बहुत कॉम्बिनेशन आएगा इसमें, थोड़ा लेंदी पड़ेगा। 16 लाख। फिर फिजिबल है कितना? फिर बोलो सीई 11 लाख कितना? फिजिबल है, और देख के लग रहा है लेना नहीं चाहिए, लेकिन आपको करना होगा, बोरिंग थोड़ा लगेगा। कितना हुआ एनपीबी जोड़िए? 2,16,000। एनपीबी कम है, दिमाग नहीं लगाना है। फिर क्या है? सी एफ बोलिए। 11 लाख फिजिबल है, 2,04,000। फिर बी क्यों लोगे भाई? अच्छा डीई कैलेंडर बनाना है, कैलेंडर 13 लाख फिजिबल है, क्योंकि 20 लाख के अंदर है इसलिए फिजिबल है। कितना? 238। दोनों का एनपीबी जोड़ देना है, पिछले वाले चार्ट में से एनपीबी को जोड़ देना है, जो भी कॉम्बिनेशन आप सेलेक्ट कर रहे हो उसका एनपीबी को जोड़ दीजिए। नेक्स्ट डीएफ 13 लाख फिजिबल है, कितना? 226। फिर ईएफ बोलो। ये सब लेना ही नहीं है। कितना रुपया? 1,40,000। अब कुछ है? सारा कॉम्बिनेशन हो गया? उल्टा तो सेम तो आएगा। अरे यार ऐसे बोलता है, उल्टा तो करेंगे तो सेम ही तो आएगा। नहीं, अभी करना है ए सी डी। हाँ 3 अरे कुछ नहीं है, बोरिंग है। ए सी डी बताओ जल्दी, तीनों को मिलाकर। तो नॉट फिजिबिलिटी भी कुछ होगा कि नहीं होगा? तीनों जोड़कर बोलो। एसीडी मतलब 10 लाख, 7 लाख और 9 लाख जोड़कर कितना हो गया? हाँ 26 लाख। तो आइए यहां पर लिख दीजिए 26 लाख चाहिए, और ये लिख दीजिए एनएफ। तुम सब फिजिबिलिटी बता दोगे तो थोड़ी चलेगा। एनएफ वगैरह में लिखना नहीं है, नहीं नहीं फालतू है। एनएफ में क्यों लिखोगे? आपको क्या जरूरत है? जो फिजिबल है, आपके 20 लाख के बजट में जो मशीन आ जाए वही ना खरीदोगे। आप चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन आप अरे एग्जाम में आया हुआ है। और भाई टाइम वेस्ट, 10 नंबर फ्री का समझने का है, बड़े बड़े लोगों तो नहीं बनेगा ये सब क्वेश्चन। आप पूरा चैप्टर करके जाइए, ये अगर सम आ गया तो नहीं बना के आओगे। इसके अलावा मैंने जो बताया ना सब आने वाला चीज है, ये कभी कभी आने वाला चीज है, और बहुत सारा चीज मैं नहीं आने वाला चीज बताऊंगा, लेकिन उसका रिकॉर्डिंग नहीं होगा, वो पर्सनली बताऊंगा। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं। हाँ वो जो हम लोग लास्ट में मैराथन करेंगे तब उसको ऐड करेंगे। तो हम लोग जो क्या बोल रहे हैं, एनएफ है। एनएफ मतलब नॉट फिजिबिलिटी। तो नॉट फिजिबिलिटी का मतलब ये आपको लिखने का जरूरत है, आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। अब क्या है? ए ई एसी। चलो कितना है? 21 लाख। ये भी नॉट फिजिबिलिटी हो गया कि नहीं? अब इतना काफी है।
अब आपको उतना करना नहीं है, चालाक बच्चे अपना काम निकाल लेते हैं। सबसे ज्यादा कहां है आप देख लो, सबसे ज्यादा एनपीवी किस में है, किस कॉम्बिनेशन में है। इसी तरह से आप सब करोगे ए डी, आप जितना भी करोगे आपको यही दिखेगा। आप जितने कॉम्बिनेशन ले लीजिए, एनएफ एनएफ आपको ज्यादा मिलेगा आगे जाइएगा तो एनएफ एनएफ जाइएगा तो आप जब जैसे डीई वो सब में आपको फिर से फिजिबिलिटी मिलेगा, लेकिन उसका एनपीवी कम है। तो आप समझ जाइए पहले ही कि हम लोग जब मशीन जो प्रोजेक्ट ए था ना, प्रोजेक्ट ए का कॉस्ट है 10 लाख, प्रोजेक्ट बी का कॉस्ट है 7 लाख, मतलब जो भी कॉम्बिनेशन इन तीन ही मशीन के बीच में है। तो अगर हम लास्ट जाएं तो ए सी डी अगर लेते हैं तो भी हमारा नॉट फिजिबिलिटी हो जाता है। अभी मान लीजिए आप इसको इससे कॉम्बिनेशन करके इसके पास जाते हैं तो भी आपका 20 लाख से क्रॉस कर जाता है। तो ज्यादातर क्या करिएगा, ए बी सी डी भी लिख सकते हैं, ए बी सी डी भी लिख सकते हैं, मतलब डी को तो हटा दीजिए, ए सी डी ई भी लिख सकते हैं। चौथा कॉम्बिनेशन आएगा तो उसमें भी आपका नॉट फिजिबिलिटी होगा। तो जब नॉट फिजिबिलिटी हो गया तो इसका मतलब क्या है, एनपीवी जीरो हो गया। एनपीवी जीरो मतलब एनपीवी बहुत कम होगा। तो यहां पर आप देख लीजिए कॉम्बिनेशन आपका कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3,20,000 वाला कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट है ना, तो 3,82,000 वो कौन से कॉम्बिनेशन पे जा रहा है आपका, वो कॉम्बिनेशन एडी जा रहा है। तो आपको नीचे लिख देना है द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स आर प्रोजेक्ट ए एंड as NPV is highest under budgeted investment of ₹20 lakhs। तो 20 लाख के इन्वेस्टमेंट में प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट डी इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट होगा, क्योंकि वहां पे एनपीवी सबसे हाईएस्ट क्रिएट हो रहा है और वो आपके बजट में भी आ रहा है।